कि जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक में बजरंग बली का आशीर्वाद जो बीजेपी ने मुद्दा बना रखा था हिंदू मुस्लिम का और जातिवाद का और सांप्रदायिकता का, उस माहौल के खिलाफ एकजुट होकर वोट किया और इस सांप्रदायिक ताकतों को हराने का कार्य किया। उस प्रकार से पब्लिक ने वहां पर बिना बुलाए सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा जी की एक झलक पाने के लिए जिस तरीके से वहां पे पब्लिक का रैला पड़ा, तो वो रैला नहीं था, वो एक रैली से भी बड़ा रैला था। रतनलाल कटारिया जी, उनके मुझे पक्का यकीन है, बिल्कुल 100% कि उनकी तो यहाँ पे जमानत जब्त है। द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं राशिद निराला आपके साथ, और मेरे साथ हैं इस टाइम कांग्रेस के नेता विनय जैन बराड़ा जी। आज इनसे मुलाकात हुई और कल आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में जिस प्रकार से जीत हासिल की है, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और कैसा इनको अब महसूस हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी जीत कर्नाटका में हुई है। सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं विनय जैन जी का। जी विनय जी धन्यवाद रशीद भाई। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और ख़ास तौर पे हमारे कर्नाटक के भाइयों और बहनों को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक में बजरंग बली का आशीर्वाद जो बीजेपी ने मुद्दा बना रखा था हिंदू मुस्लिम का और जातिवाद का और सांप्रदायिकता का, उस माहौल के खिलाफ एकजुट होकर वोट किया और इस सांप्रदायिक ताकतों को हराने का कार्य किया। उसके लिए मैं सबसे पहले तो रशीद जी, मैं कर्नाटक की जनता को और इस देश की जनता को बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो अब जो ये जीत है, इसको आप हरियाणा के इलेक्शन के संदर्भ में किस प्रकार से देखते हैं? कितना इफेक्ट इसका हरियाणा के इलेक्शन पर पड़ेगा, और आने वाले साल में 2024 में लोकसभा का इलेक्शन भी है, उस पर आप कितना इफेक्ट इस कर्नाटका की जीत? देखिए, कर्नाटका की जो जीत हुई है उसका से सबसे पहले तो जाता है हमारे राष्ट्रीय नेता जी, हमारे राष्ट्रीय जो स्तर के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी। सबसे पहला श्रेय तो मैं उनको देता हूँ, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया था और उसके तहत उन्होंने नफरत तोड़ो भारत जोड़ो, इस यात्रा के तहत, इस नारे के तहत उन्होंने कर्नाटका में अपनी यात्रा को निकाला और 7 जिलों में से जहाँ जहाँ से यात्रा हमारी निकली, वहाँ पे 66% 70% की तरह 66 से 70% सीटें हमारी पार्टी ने जीती हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि नफरत को लोग छोड़ रहे हैं और मोहब्बत की दुकान वहाँ पे जो खुली है कर्नाटक में, वही मोहब्बत की दुकान हमारे हरियाणा में भी खुलने जा रही है। और कल को यहाँ पे हमारे सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, और जो हमने तो उनका चाय का प्रोग्राम रखा था छोटा एक लेवल पे गांव के हिसाब से, पर जिस प्रकार से पब्लिक ने वहां पर बिना बुलाए सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा जी की एक झलक पाने के लिए जिस तरीके से वहां पे पब्लिक का रैला पड़ा, तो वो रैला नहीं था, वो एक रैली से भी बड़ा रैला था। तो इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से 2024 में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम 2024 में यहाँ पे हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। और लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटें हमारी पार्टी जीत रही है। और जिस लोकसभा सीट से हम आते हैं अम्बाला, मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ के जो सांसद हैं रतनलाल कटारिया जी, उनके मुझे पक्का यकीन है, बिल्कुल 100% कि उनकी तो यहाँ पे जमानत जब्त होने जा रही है। आपने बात की दीपेंद्र हुड्डा, तो आप किसे, उन बाप बेटे की जोड़ी में से किसे मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हो? देखिए, जो चुनाव लड़ा जाएगा वो तो हमारे प्रिय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पर जो हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसी मार्गदर्शक के रूप में वो हरियाणा के हर गांव में, हर जिले में वो हर हर रोज उनका प्रोग्राम होता है कहीं ना कहीं हरियाणा में, और जो उनका आशीर्वाद मिल रहा है वो अपने मार्गदर्शक की ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। पर जो चुनाव लड़ा जाएगा वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ही लड़ा जाएगा और उनको पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का कार्य हम कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। और जो हरियाणा में गुटबाजी देखने को मिली है, क्योंकि पिछले दिनों शैलजा जी का भी प्रोग्राम था लेदी में, तो उस प्रोग्राम में जैसा देखा गया है कि उनके जो समर्थक थे वो ही पहुंचे थे
और यहाँ पर जो कल दीपेंद्र जी का प्रोग्राम था, इसमें केवल इनके ही समर्थक जो नेता यहाँ पर है लोकल, वो ही पहुँचे थे। तो ये डिफरेंस इतना देखने को मिल रहा है, तो आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? पत्रकार महोदय, मुझे आप एक बात बताइए कि हमारे हरियाणा में गुटबाजी कहाँ पर है भैया? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी या कुमारी शैलजा जी, जो हमारे राष्ट्रीय नेता भी हैं, हमारी शैलजा जी, तो एक बात बताइए भैया, एक समय में एक व्यक्ति एक जगह ही तो जा सकता है। कोई वो इंसान है भैया, कोई भगवान थोड़ी है कि वो हर जगह जा सकता है। तो जहाँ भी पार्टी की जिस भी नेता की जहाँ पे ड्यूटी लगती है वो वहाँ पे जाता है, और कोई गुटबाजी वाली बातों में कोई सच्चाई नहीं है। और 2024 का चुनाव सारी पार्टी एकजुटता से लड़ेगी अपना, और हरियाणा में सरकार आएगी ही आएगी। क्या भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो अभी बरकरार है या अब खत्म हो चुका है? भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो आप कर्नाटका में तो देख ही चुके हो। जहाँ जहाँ से राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी वहाँ पे आप उसका असर देख चुके हो। और हरियाणा में तो भारत जोड़ो यात्रा का इतना असर है कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आज की डेट में खुद अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं, और गृह मंत्री अनिल विज जी वो भी अपनी सीट चुनाव हार रहे हैं 2024 के चुनाव में। यह भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है, और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का ही असर है, जो बीजेपी के लीडर उनकी पार्टी छोड़ छोड़ के हमारी पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो और कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मुद्दे देश के अंदर बहुत हैं। अभी खिलाड़ियों का जो मुद्दा था पहलवानों का, और उससे पहले किसान भी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रहते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जब 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी सेंटर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उसके बाद हरियाणा में इनकी सरकार आई और मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इन्होंने क्या वायदा किया था? इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय पिछले अगले 5 साल में दुगनी कर देंगे। और दुगनी आय तो इन्होंने क्या करनी थी? इन्होंने काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए ज़बरदस्ती। और जब किसानों ने उसके काले कानूनों के विरुद्ध जाके आवाज़ उठाई, तो 750 किसान भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी, शहादत देनी पड़ी। तो मैं एक सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन किसान भाइयों को शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो एक शहीद की परिवार को जो फैसिलिटी मिलती है वो उनको दी जाए। और उसके बाद अब एक बात देखिए निराला राशिद भाई, कि ये जो सरकार है, जब हमारी बेटियाँ कोई मेडल जीत के जब देश में आती हैं, तब तो इनको कहते हैं कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है, और मैं अपनी बहन को गले लगाना चाहता हूँ, मैं अपनी बहन को इनाम देना चाहता हूँ। और आज जब उन बेटियों का शोषण हो रहा है, और मोदी जी के लाडले ब्रिजभूषण शरण जी उनकी गोद में बैठे हैं, जब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, तो आज तक उनकी पोक्सो एक्ट में गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो ये एक बात बताइए भैया, ये अन्याय है या न्याय है अपना? अध्यक्ष पद तो उनका अब चला गया है और 45 दिन के अंदर-अंदर चुनाव भी होने हैं अब। क्या ये कर्नाटक जीत का ही असर है? भैया अध्यक्ष पद, मेरी बात सुनिए, अध्यक्ष पद तो ओलंपिक समिति ने बीच में इंटरफेयर किया तब गया है उनका। अपने आप तो उन्होंने आज तक ये भी नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा, और आगे से बोलते हैं कि हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी इसमें गुटबाजी कर रहे हैं। भैया दीपेंद्र हुड्डा जी का तो महावीर फोगाट जी, जिनका वो नाम लेते हैं कि वो हमारे कुश्ती एसोसिएशन पे कब्जा करना चाहते हैं। अरे महावीर फोगाट जी के गांव में तो दीपेंद्र हुड्डा जी कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है। वो तो उनके गांव में जाके पत्रकार बंधु, आपके पत्रकार साथियों ने वहां पे जाके सारी छानबीन की है, तब जाके ये बात तो सामने आ चुकी है, सच्चाई साबित हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा जी का इसमें कोई रोल ही नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये तो सिर्फ उनकी बदमाशी ये थी कि वो जो मोदी जी के लाडले थे, उनको मोदी जी बचाना चाहते थे, और इसलिए उसके ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत इतना संगीन जुर्म जो है, ये केस दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इसमें आप ये बताइए, आप गुंडागर्दी या भ्रष्टाचार ये नहीं है तो और क्या है ये? तो अब इसका भी कोई असर आप देखते हो जो हरियाणा के चुनाव है उसमें पड़ेगा? क्योंकि देखा जाए तो ये जो आज खिलाड़ी वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, इन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वोट माँग चुके हैं, और ये खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हमने बृजभूषण शरण के लिए भी वोट चुनावों में वोट माँगे हैं घूम-घूम कर। तो क्या अब वो इन सब चीज़ों का जो असर होता है, इस पर आने वाले चुनाव में क्या आपको नज़र आता है? भैया सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, तो उसका भूला नहीं कहते हैं, पहली तो ये बात होती है। ठीक है, हमारे जो खिलाड़ी भाई हैं,
उनका आपने एक बयान और देखा होगा कि हमसे ज़बरदस्ती चुनाव के दौरान कि हमसे पार्टी का प्रचार कराया गया, भारतीय जनता पार्टी का। और अगर प्रचार नहीं करते थे तो उनको बोला जाता था कि आपको ट्रायल में फ़ेल कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको बयान देखा होगा आपने कहीं न कहीं किसी न किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ये बयान भी जब उनको ये बात कही जाती थी कि आपका ट्रायल में फ़ेल कर देंगे, अगर आप चुनाव में हमारा साथ नहीं दोगे, तो उनकी तो मजबूरी थी। तो एक तरह से उनको ब्लैकमेल करके उनसे चुनाव प्रचार कराया गया। जी, बिल्कुल है, उनके बयान से तो यही लगता है खिलाड़ी हमारे भाइयों के ब बयान से तो यही लगता है कि उनसे ब्लैकमेल करते थे और प्रचार करवाते थे। तो ये थे विनय जैन बराड़ा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और दीपेंद्र हुड्डा के भी खास टीम के एक मेंबर हैं। तो इनसे जो बातचीत हुई, कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटका में जीत दर्ज की उसके संदर्भ में, और जो आने वाले इलेक्शंस हैं, क्योंकि अब ये इलेक्शन का साल है तो कहीं न कहीं इलेक्शन चलेंगे, पूरे 2 साल का ये जो अंतराल रहेगा। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही ये बात कह रहे हैं कि जहाँ-जहाँ भी इलेक्शन होंगे, जो भी इलेक्शन होंगे, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।